दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज 21 जनवरी है और आज ही के दिन आज देश के स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, जो जिन्होंने अपने सब कुछ कुर्बान करके देश को आज़ाद कराने में अपने को लगा दिया। आ, सुभाष चंद्र बोस प्रारंभ से ही मतलब महानायकों में थे वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के। और वो केवल राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण नहीं चाहते थे, पर बल्कि संपूर्ण मुक्ति चाहते थे। और अ, वो ऐसे नेता थे जिनके ऊपर विचार, संगठन, त्याग और शस्त्र संघर्ष चारों एक साथ जिया उन्होंने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा में हुआ, जिसको आजकल ओडिशा कहते हैं। और वो उनका जन्म जो है कटक शहर में हुआ था। और पिता उनके जानकीनाथ बोस एक बहुत प्रसिद्ध वकील थे। और सुभाष सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही जो है कुशाग्र, असाधारण प्रतिभा, अनुशासन और देशभक्ति से भरी हुई थी उनमें। और उन्होंने अपनी पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके आईसीएस के एग्ज़ाम दिए थे और वो उसमें उत्तीर्ण हुए। वो चाहते तो बहुत अच्छी नौकरी उनको कहीं पे भी मिल सकती, मतलब वो सरकारी नौकरी मिल जाती उस समय। और वो बहुत अच्छा अपना पैसा कमा सकते थे, करियर बना सकते थे। लेकिन उन्होंने सबको ठोकर मार दी। ठोकर मार के उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में घुसे। स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी प्रारंभ से ही महात्मा गांधी और कांग्रेस से जुड़े, लेकिन धीरे धीरे वैचारिक मतभेद होने के चलते उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दी और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उसके बाद उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज बनाई और आज़ाद हिंद फौज बना करके उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेने की सोची। वो एक रोज़ अपने घर कलकत्ता से भेष बदल करके विदेश चले गए। और विदेश में जाकर वो बर्लिन में हिटलर से मिले। इटली भी गए, वो बर्लिन भी गए। और उनकी रूस में जाकर के भी मिलने का उनका प्लान था, लेकिन वहाँ शायद नहीं गए। उन्होंने वहाँ पर जाकर के उन लोगों से ये कहा कि भाई आपके पास जो इंडियन वार प्रिजनर्स हैं उनको आप मेरे को दे दो, हम उनकी सेना बनाएंगे और अंग्रेजों से लड़ेंगे। तो ऐसा किया उन्होंने। वहाँ जितने भी भारतीय प्रिजनर्स थे युद्ध के, जिनको इन्होंने युद्ध में प्रिजनर्स को बंद कर रखा था, उन लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने एक फ़ौज बनाई और फिर वो टोक्यो चले गए। टोक्यो में भी उन्होंने, रास बिहारी बोस वहाँ पर पहले से थे, तो उन्होंने वहाँ पर टोक्यो के नेताओं से बातचीत की और उनकी मदद ली। फिर पर इसके पहले वो कांग्रेस में मेंबर बन गए थे और कलकत्ता के मतलब पश्चिम बंगाल के मतलब वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। उसके बाद उन्होंने उन्होंने 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो अध्यक्ष बने। 2 साल वो बने। फिर 38 में भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन महात्मा गांधी से के समर्थित उम्मीदवार को उन्होंने हराया और वो अध्यक्ष बने। उससे उनको लगा कि महात्मा गांधी कुछ नाराज से हैं, या उनके और गांधी जी के और उनके विचारों में थोड़ा मतभेद है। हालांकि दोनों चाहते थे कि देश को आज़ादी मिले, लेकिन सुभाष बोस चाहते थे कि इस अहिंसा के इस तरीके से हमको आज़ादी मिलने में पता नहीं कितना समय लगेगा और हमको तो आज़ादी तत्काल चाहिए। इसलिए उन्होंने सशस्त्र
युद्ध करने की सोची। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर हम अस्त्र भी उठाएंगे। गांधी जी को ये मंजूर नहीं था, तो दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ करके वो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और उसके बाद वो चले गए थे विदेश, जो मैंने आपको बताया। और विदेश में जाके उन्होंने जापान में भी उन्होंने सेनाएं तैयार की, फिर सिंगापुर आए और वहाँ से इधर नॉर्थ ईस्ट के अपने नागालैंड और यहाँ तक वो अपनी सेना के साथ लड़ते हुए आ गए। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं की भी एक विंग बनाई, उसमें उन महिलाओं को भी भर्ती किया। सुभाष, और इस तरह से वो आगे बढ़ते रहे। उनका ये मानना था कि भाई उनको उन उनकी ये लगन और वो देख करके देशबंधु ने ये कहा था कि ये देश के लिए एक रत्न साबित होंगे, और वो हुए भी। उनका मानना था कि हमारी सामाजिक स्थिति बहुत बदतर है। जाति पाति के भेद तो है ही, लेकिन गरीबी अमीरी की खाई भी समाज को बांट रही है। तो निरक्षरता देश के लिए अभिशाप है। इसमें इसके लिए संयुक्त प्रयासों की जरूरत है। कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अंग्रेजों को देश से निकालना चाहता हूँ मैं, अहिंसा में विश्वास रखता हूँ, किंतु इस रास्ते पर चलकर स्वतंत्रता काफ़ी देर से मिलने की आशा है। इसलिए उन्होंने सशस्त्र सेना बनाई। उन्होंने बर्लिन में ऑल आज़ाद हिंद फौज का रेडियो भी चलाया, और उससे स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाने में, प्रोत्साहित करने में लाभ हुआ। 1941 में चले गए थे वो विदेश। आज़ाद हिंद फौज का एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसी तरह से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। इसी दौरान क्या हुआ, 1940-45 के समय ही अमेरिका ने जापान पर वो बम डाल दिया, अणु बम, और उससे सारा सिनेरियो बदल गया। जापान ने सरेंडर कर दिया और नेताजी जो है एक हवाई यात्रा में मारे गए। इसके ऊपर भी काफ़ी विवाद हैं कि नेताजी उसमें नहीं थे और नेताजी उसमें नहीं मरे, और सुभाष चंद्र बोस का यहाँ भारत में कई लोगों को सुभाष चंद्र बोस कह करके प्रचारित भी किया गया। कोई बाबा था, उसको भी सुभाष चंद्र बोस बताया गया। मतलब इस तरह से बहुत सारी अफवाहें ख़ास तौर से आरएसएस के लोगों ने और चलाई, और वो आज़ादी के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में आरएसएस वालों ने ख़ास तौर से ये अफवाहें चलाई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस वापस आए देश में, और इसलिए जो है ये सारा खेल हुआ। लेकिन सुभाष और महात्मा गांधी के और सुभाष चंद्र बोस के बीच में, और नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो बहुत सारे मतभेद उन्होंने बताए, और उनको प्रचारित करके उन दोनों में द्वेष भरने की, जनता में उसको द्वेष भरने की कोशिश की। लेकिन वास्तव में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में कोई दुराव नहीं था। वैचारिक मतभेद तो थे, लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं था। और सुभाष चंद्र बोस ने इसका उदाहरण भी दिया कि उन्होंने जो मिलिट्री बनाई, उसकी बटालियंस के नाम उन्होंने महात्मा गांधी रखा। सिंगापुर से, और उन्होंने जो भाषण दिया उसमें सबसे पहले राष्ट्रपिता का नाम घोषित किया, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित किया। तो जो आदमी राष्ट्रपिता घोषित कर रहा है, उसके मन में उनके प्रति क्या द्वेष हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो उन्होंने बहुत सारे मतलब इस तरह के काम किए।
सुभाष चंद्र बोस जब बर्लिन में उधर यूरोप में थे और कमला नेहरू वहाँ पर अपना इलाज करा रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, तब उनकी सेवा शुश्रूषा की देखभाल अस्पताल में सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। तो उनके अगर मनभेद होते या मतलब उनमें द्वेष भावना होती तो वो क्यों करते। इसी तरह से मतलब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद भी जवाहरलाल नेहरू ने उनकी पत्नी और बेटी के लिए एक फंड रेज किया और वो जो है उसको उनकी सहायता के लिए वो भेजा। उस समय 6,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन उन्होंने उनकी पत्नी और उनकी बेटी, सुभाष चंद्र बोस की बेटी की पढ़ने के लिए और उनके रहने खाने पीने के लिए वो रुपया भेजा। रुपया और हर साल भेजते, हर महीने भेजते थे, और उसका किसी को बताया नहीं उन्होंने। ये तो जब नरेंद्र मोदी साहब जब आए 2014 में और उन्होंने कहा कि मैं सुभाष चंद्र बोस की जो फाइलें हैं, गुप्त फाइलें जो हैं सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है, उनको मैं 100 फाइल हर महीने खोलूँगा। तो उन्होंने खोली। पहले महीने में जब वो फाइलें खोली तो उसमें जैसा वो चाहते थे, मतलब वो उनका तो इरादा ये था कि इससे कांग्रेस के प्रति नफरत और पैदा बढ़े, लेकिन जब वो खोली तो उसमें ये पाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके लिए एक ट्रस्ट बनाया, उसका फंड जो है वहाँ भेजते थे, और वो किसी तरह से मतलब रोक न लगे उसके लिए उसमें उस ट्रस्ट से वो पैसा जाता था। तो बहुत सारी बातें थी जो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के बीच में इन्होंने गप्पे लगा करके, अफवाहें फैला करके जो विद्वेष फैलाने की कोशिश की, वो उससे साफ हुई। उसके बाद उन्होंने वो फाइलें खोलना बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि और मृत्यु के बारे में भी उनकी मृत्यु के ऊपर भी बहुत सारी अफवाहें आरएसएस वाले उड़ाया करते थे, और हम बचपन में हम भी सुनते थे उन बातों को कि कैसे सुभाष चंद्र बोस जो है वहाँ नहीं थे, उस विमान में नहीं थे, और वो उनको तो साइबेरिया मतलब रूस की जेलों में बंद कर रखा है उनको। पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप हम लोग सुनते थे उस समय, और अभी भी आज तक भी वो कहानियाँ, वो गप्पे आज तक भी ये आरएसएस वाले उड़ाया करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि कांग्रेस में और सुभाष चंद्र बोस में कोई मतभेद, मतलब कोई विद्वेष नहीं था, कोई मतभेद नहीं था। विचारों की इतना ही था कि वो सशस्त्र आंदोलन करना चाहते थे और महात्मा गांधी अहिंसा पर ही टिके हुए थे, बस इसके अलावा और कोई उसमें वो नहीं था। तो आज के दिन सुभाष चंद्र बोस को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें याद करते हैं। इस पॉइंट पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।